गुड इवनिंग दोस्तों। ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आए हैं। तो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो अभी जो बजट जो अभी विधानसभा में सत्र चल रहा है तो उसमें जो मामला उठाया गया है क्रेडिट सोसाइटी में घोटाले से रिलेटेड। दूसरा जो अभी बजट में घोषणा की गई है कि डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सेफ्टी इस्टेब्लिश किया जाएगा उससे रिलेटेड। और तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी गाइडलाइंस आई है सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। दूसरा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राज का सॉफ्टवेयर क्या है। उसके अलावा जो छोटे मोटे वैक्सीनेशन में जो चैलेंज आ रहे हैं या पाकिस्तान जो टॉक के लिए एग्री हो गया है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में, और अश्विन के जो 400 विकेट पूरे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो अभी विधानसभा में ये इशू उठा था तो हम देख लेते हैं कि ये जो संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का जो घोटाला था वो क्या था। तो एक्चुअल में ये क्रेडिट सोसाइटी थी जो राजस्थान और गुजरात में बेस्ड थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके लगभग 1.5 लाख निवेशक थे उनके ये लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन्होंने ले ली और उनको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिनकी खुद की कंपनी की वैल्यूएशन अधिक नहीं थी। तो इन्होंने कुल मिलाकर जो भी इनके प्रमोटर थे, जो भी इनके जानकार थे, उनकी प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उसके बाद इन्होंने उससे अवैध पैसा बनाकर जोधपुर और इथोपिया अर्थात फॉरेन में कई सारी प्रॉपर्टियां खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक कंपनी थी नवप्रभा बिल्टेक, तो इनकी इसकी पूरी वेल्थ थी 15 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसके 25% शेयर इन्होंने 100 करोड़ रुपए में खरीदे। तो क्या इस तरह से इन्होंने कई सारा फंड जो हमारे आम जनता का होता है जो अपना पाई पाई जोड़कर इन सोसाइटी में पैसा लगाते हैं ताकि वो बाद में लोन ले सके या अपने लिए यूज़ कर सकें, तो उनके साथ ये एक तरह से धोखा था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने करीबन 1100 करोड़ रुपए के जो लोन थे वो जो भी डिसबर्स किए थे वो उनमें से लगभग 55,000 जो फर्जी ऋण थे, तो मतलब 55,000 बोगस ग्राहक थे जिनको इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए दिए। तो लगभग इस तरह से इन्होंने 1100 करोड़ रुपए को इन्होंने साइफन ऑफ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, वित्तीय समावेश होना चाहिए, तो लेकिन जब वित्तीय समावेश होने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है ट्रस्ट। अगर लोग इस तरह से अपना पैसा इन क्रेडिट सोसाइटियों में के घोटालों में खोएंगे तो उनका ट्रस्ट इरोड होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, इससे पहले भी आपने एक सुना होगा कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसमें भी लगभग 11,000 करोड़ का हुआ था। और तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड लॉ हैं उनमें कहीं ना कहीं लूप होल है, तो हमें इन लूप होल को हटाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इस पर कानून बनाने के लिए भी तैयार है। और उन्होंने ये बोला है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस क्योंकि अब वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आ जाता है, वो हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार से भी दिशा निर्देश, केंद्र सरकार से भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो राजस्थान में क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई एक्ट है? बिल्कुल है। कौन सा है? राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001। इसमें क्या हुआ है कि कोई भी कम से कम 15 व्यक्ति होने चाहिए, अलग अलग परिवार के हो, तो वो अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। इसके बाद ये कई सारे नियम लेके आए कि ये नियम होने चाहिए, तो 2003 इस तरह से उसके बाद भी कुछ नियम आए। और बहुराज्य इसी प्रकार से मल्टी स्टेट के लिए क्या है, बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 सेंट्रल का ओबियसली सेंटर ने बनाया हुआ है। और ये किसके अंडर का आता है? जो हमारा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग है भारत सरकार का, उसके अंदर। तो अब जब हम विधानसभा सत्र की बात करें तो उसमें एक इशू ये भी उठा कि 8 रुपये में किसानों का बीमा करने वाली श्री राम जनरल को ब्लैक लिस्ट कर 16 रुपये में श्री राम लाइफ को ठेका दिया। तो अब जो इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन का काम किसका है? IRDA का। तो अब फटाफट हम ये भी देखते हैं कि IRDA क्या है। तो IRDAI ये क्या है? बीमा सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है। कब इसकी फाउंडेशन हुई थी? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये कैसा है? एक वैधानिक निगम है, मतलब इसको एक सरकार के एक्ट से बनाया गया है। और वो अधिनियम कौन सा है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खूटिया। और ये एक 10 निकाय बॉडी है, इसमें 10 मेंबर होते हैं।
अब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसकी जो धारा 25 है वो साफ बोलती है कि कोई भी सहकारी समिति सिर्फ सिर्फ अपने सदस्यों को लोन दे सकती है, किसी भी संस्था को ऋण नहीं दे सकती। इस नियम को ताक पर रखते हुए फर्जी कंपनियों को लोन दिया जाता है। तो हमें इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और जो लोगों का पैसा है वो मोबिलाइज हो सकेगा और इकोनॉमी में चैनलाइज हो सकेगा। उसी से वो पैसा बैंकों में जाएगा और बैंकों से वो नए एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, उस तरह से नए रोजगार जनरेट होंगे। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो मैं अभी जैसे कि ये एक न्यूज़ आई है कि पहली डोज कोविशील्ड की लगी, दूसरी डोज कोवैक्सीन का मैसेज आ गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल है। अभी भी हमारा जो आईटी सिस्टम है कोवैक्सीन से रिलेटेड, वैक्सीन को जो कोविड के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, तो उसमें अगर इस तरह के लोगों को मैसेज आ रहे हैं तो चलो कुछ समझदार लोग वो समझ जाते हैं, लेकिन कोई अगर गांव का आदमी है, अगर उसने टीका लगवा लिया, अभी जैसे जनता के लिए अभी स्टार्ट होगा, अभी तो खैर सरकारी लोगों के लिए था और जो बुजुर्ग लोगों के लिए था, अब जब जनता के लिए स्टार्ट होगा, अगर उसमें भी ऐसा आने लगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, उनका लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो अगर मान लो, चलो सपोज कीजिए कि आपने एक डोज कोविशील्ड की लगवा ली और एक अगली डोज कोवैक्सीन की लगा ली, तो इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा, इससे न तो आप में ना एंटीबॉडी बनेगा और नुकसान कितना होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो फिजिशियन है वो बताते हैं कि इससे हमारे अगर दोनों के डोज ले लेते हैं एक एक, तो इससे हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की जो वैक्सीन है ना, उनका कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग है। एक वेक्टर है और एक ऑल वायरस वाली है। ऐसे में इम्यून जो रेस्पॉन्स होगा वो बहुत ही कम या नहीं के बराबर होगा। अब कोविड से रिलेटेड हम मिशन कोविड सुरक्षा की बात कर लेते हैं, जो भी बजट में आया था। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी लोकल वैक्सीन है, जो 5-6 हमारे उम्मीदवार है लोकल, उनकी वो अपना विकास कर सके, वो तुरंत मार्केट में आ सके, ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। अब कोविशील्ड की बात आई है, तो कोविशील्ड को कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे बना रहा है और ये कहाँ पे अवेलेबल है? सारे स्टेट में। जबकि कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। और ये कहाँ पर अवेलेबल है? ओनली 12 स्टेट में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा जो बजट में अभी घोषणा हुई है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड, कि हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी होगी या फिर हम वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो इन सब के बावजूद अगर हम उस फूड की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो मिलावटखोरों से हमें फाइट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी सीएम ने घोषणा की है कि वो एक डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि अभी इस काम को कौन देखता है? अभी जो जिले के सीएमएचओ होते हैं वो देखते हैं, तो उनके पास पहले से ही इतना सारा प्रेशर होता है हॉस्पिटल का ही, तो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा, हर जिले में एक स्पेशल ऑफिसर होगा, एक जिले में अभिहित अधिकारी होगा जो परमानेंट होगा। अब अभी का जो फूड अडल्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन 272 आईपीसी में हो गया, जो कि एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 273 हो गया जो कि जो खराब फूड से जो उनको बेचने के लिए है। तो इनमें क्या है कि अभी इनमें जो प्रावधान है, जो सजा है, वो 6 माह से लेकर आजीवन कारावास की सजा है, या जुर्माना, या दोनों। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जमानत करवाना बड़ा आसान है, बेल आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप मिलावट भी करते हो, अगर आपको बेल मिल रही है, तो फिर पर्पस क्या हुआ? तो अभी इसी कानून को, आईपीसी को संशोधित कर कर उसमें क्या किया जाएगा, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी, गैर जमानती वारंट होगा, और शिकायत पर पुलिस की ओर से कार्रवाई करना अनिवार्य बना दिया जाएगा। और जो अनसेफ फूड पाए जाएंगे उन पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान। तो इस तरह से इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दिए जाएंगे कि फूड एडल्ट्रेशन से लड़ा जा सके और जो हमारी हेल्थ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो हेल्थ फूड, इसके लिए इंडिया में कौन सी बॉडी है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको भी हम देख लेते हैं, 2011 में आई थी। कौन से एक्ट से? 2006 का एक्ट है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। कार्यकारी एजेंसी के कौन है अभी? रीता तेयोटिया। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अगर हमें फूड सेफ्टी पे और भी आगे कुछ करना है तो इसके लिए 10 सुझाव और भी दिए गए हैं।
इसमें क्या है कि जो ये डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी बनेगा, इसमें हमें कमिश्नर के पद पर आईएएस होने चाहिए। ब्लॉक स्तर पर अगर हम खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करें तो अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से सीएमएचओ के पास पहले से ही काम होता है तो उनको इस ड्यूटी से रिलीव करके नए अधिकारियों को ये काम देना चाहिए। और जो जब भी धार्मिक त्योहार आते हैं तो उस टाइम पे जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सैंपलों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। खराब पनीर, खराब मावा, ये हम अक्सर सुनने को मिलता है। और जो अभी हमने देखा कि जमानत पाना बड़ा आसान है तो उसको मुश्किल बनाया जाए, तो इसके लिए अभी प्रावधान कर ही दिया। अब सजा देने वाले के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए। और अगर हमें फूड एडल्ट्रेशन की शिकायत करनी है, मिलावटी की शिकायत करनी है, तो एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है फूड एनालिस्टों की, उनको उनकी कमी को भी पूरा करना चाहिए। अगला सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का, जो सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो अब हेडिंग देखिए आप, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाली तो हो सकती है आपको 5 साल की जेल। तो अब क्या क्या है हम देखते हैं। तो 3 सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस हैं। पहली सोशल मीडिया, दूसरी ओटीटी, तीसरी न्यूज़ पोर्टल। ओटीटी और न्यूज़ पोर्टल की गाइडलाइंस थोड़ी कंबाइन कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया की थोड़ी अलग ही है। तो इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, सोशल मीडिया में अगर कोई भी विवादित पोस्ट आएगा तो उसको 24 घंटे में हटाना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि इसका ओरिजिन कौन है। अगर मान लो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई फर्जी खबर चल रही है या फिर जो देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर सकती है, कि आपने देखा होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट के पीपुल बेंगलोर में जिस तरह से उनके खिलाफ वो घटना हुई थी जब उनका मास एक्सोडस हो गया था। हाँ, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए या फिर वो बच्चे को किडनैप करने वाली कई बार मिस इन्फॉर्मेशन चल जाती है, तो इन सबसे निपटने के लिए, या कभी मान लो सेपरेटिज्म से रिलेटेड, खालिस्तानी से रिलेटेड, खालिस्तान को प्रमोट करने के रिलेटेड, तो इस तरह की अगर कोई भी जो भारत की एकता अखंडता, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, या जो रेप जैसे हीनियस क्राइम हो गए, जो दुष्कर्म जैसे मामले हो गए, जिसमें अगर मान लो किसी लड़की की आप आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज डाल देते हो, तो ऐसे मामलों में अगर कोई शिकायत होती है तो उसको तुरंत उस पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। साथ ही ये बताना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, इस खबर को सबसे पहले किसने डाला। पहली बात हमने डिस्कस कर ली सोशल मीडिया से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो यूजर एग्रीमेंट होता है, जो उसको इनको पब्लिक में जारी करना होगा। जिस प्रकार से अभी जो व्हाट्सएप की बात चल रही है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी लेके आएगा, तो उस प्रकार से इनको अपनी पॉलिसी जो भी होगी वो पब्लिक में प्रकाशित करनी पड़ेगी, जो जनता के सामने आना चाहिए कि आप ये एग्रीमेंट हमसे, ये इस एग्रीमेंट के तहत आप हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो या फिर बाकी प्राइवेसी को आप सिक्योर करते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी एक तंत्र बनाना होगा। तो अभी अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो हमें क्या थोड़ा एडहॉक मैकेनिज्म हो जाता है। तो अब कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, कंपनियों को एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इंडिया को बताना होगा कि हाँ भाई, व्हाट्सएप के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये हमारा ऑफिसर है, आपको कोई शिकायत हो तो इस अधिकारी को 24 घंटे में बता दो और निपटारा 15 दिन में हो जाएगा। अगर मान लो जिस तरह से कभी कभी यूजर्स का अकाउंट बैन कर दिया जाता है, मान लो भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया यूएसए में, इंडिया में मान लो कल करे अमित शाह जी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, या हमारे अशोक गहलोत जी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, या मेरा ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसने कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये मेरा इंस्टाग्राम हो गया, ये मेरा कंटेंट क्यों हटा रही है, तो उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। अब क्या होगा, अब मैंने जब इनके पास आया कि आपको पोस्ट का ओरिजिन बताना पड़ेगा, तो उसके बाद ओरिजिन, कई सारे फेक अकाउंट भी होते हैं, तो उसके लिए अब क्या होगा, एक वॉलेंट्री वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। अभी तक तो हम कोई भी एक ओटीपी से वेरिफिकेशन हो जाता है बिना, अभी फेसबुक पे आपको कोई आईडी मांगता है, कोई आधार कार्ड मांगता है, नहीं मांगता। व्हाट्सएप पे कोई आधार मांगता है, नहीं मांगता। लेकिन अब इनके पास ये मांग सकते हैं आपके, ताकि ये अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। जो कई सारे फर्जी अकाउंट से मिस इन्फॉर्मेशन चलती है उससे लड़ा जा सके। पर अभी ये वॉलेंट्री होगा, लेकिन बाद में इसको शायद मैंडेटरी भी बना दिया जाए। तो क्या ये यूजर की प्राइवेसी को खतरा है, क्या हम आगे देखेंगे। तो
अब एक जो सेफ हार्बर जो जो आईटी एक्ट था, उसमें जो धारा 79 है, उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, उनको सेफ हार्बर है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उनके ऊपर कौन सा कंटेंट प्रसारित होता है। अगर वो हेट स्पीच हो कुछ भी हो तो, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी होगी, अब इनको ड्यू डिलीजेंस लेना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इन पर जो सेफ हार्बर का प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि सोशल मीडिया की दो श्रेणियाँ होगी। एक जो सोशल बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि मान लो फेसबुक व्हाट्सएप हो गया, उनके लिए एक, और एक जो नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं। अभी इस पर ज़्यादा आगे कुछ नहीं आया है। ओटीटी और डिजिटल न्यूज़ के लिए क्या है, अब इनके लिए कंटेंट के लिए श्रेणियाँ होगी और फिल्मों जैसा कोड होगा। तो अभी क्या है ना कि इनके लिए 3 चरणों का सिस्टम होगा, जिसमें इनको कंपनियों की अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। अभी क्या है ना कि ओटीटी जो हमारे मूवीज़ हो गए उन पे तो सेंसर बोर्ड होता है, जो हमारे न्यूज़पेपर हो गया उन पे भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह से इनके ऊपर तो रेगुलेशन है। लेकिन ओटीटी हो गया, जो डिजिटल न्यूज़ हो गया, या फिर जो हम यूट्यूब पे कोई न्यूज़ चैनल हो गया, इन पर कुछ रेगुलेशन नहीं होता। तो अब इन पर सेल्फ रेगुलेशन होगा। और जो ओटीटी वाले हैं उनको अपना कंटेंट उम्र, वर्ग, जाति के आधार पर बांटना पड़ेगा। जो ओटीटी वाले हैं उनको अपना जो कंटेंट है ना उम्र के हिसाब से, कि ये 13 प्लस के लिए बढ़िया है, ये 16 प्लस के लिए ठीक है, ये एक कैटेगरी में ये बांटना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ओटीटी है उनको पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे अगर अभिभावक हैं वो अपने ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सके जो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अभी क्या होता है कि आर यू 18+, हम सब क्लिक कर देते हैं। तो एक पेरेंटल लॉक होना चाहिए ताकि हम बच्चों के ऊपर निगरानी कर सकें, क्योंकि कई सारे जो बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं, ब्लू व्हेल चैलेंज हो गया है, तो कई सारे, या फिर कई सारे जो अभी आप देखते हैं बच्चों के लिए जो खतरनाक न्यूज़ होते हैं, जो बच्चों के लिए अच्छे क्लिप नहीं होते हैं, उनको उनके ऊपर पेरेंटल लॉक लगाया जा सकेगा। अगला हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो डिजिटल मीडिया है को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हो न्यूज़ चैनल के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं एक यूट्यूब पे चैनल चला रहा हूँ। और जो ऐसे न्यूज़ पोर्टल होंगे उनके देख रेख के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जैसे व्यक्ति के अध्यक्षता में एक सरकारी बॉडी भी बनेगी। ये प्रकाशक को चेतावनी, कंटेंट हटाने जैसे निर्देश दे सकेगी, और सरकार इसका एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाकर निगरानी करेगी। तो मतलब आप कुछ बना रहे हो तो सरकार उस पर नज़र रख सकती है। अब इसके चैलेंज देख लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो हमने प्राइवेसी के लिए देखा कि अब सोशल मीडिया कंपनी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर मांग सकती है। तो क्या हमारी प्राइवेसी को खतरा है? बिल्कुल है। पर क्या इंडिया में प्राइवेसी के लिए लॉ है? प्राइवेसी के लिए लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल इसको मान्यता दी है पुट्टा स्वामी जजमेंट में, लेकिन अभी तक संसद की तरफ से कोई कानून नहीं आया है। तो अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नाराज है, या उसको उनके गवर्नमेंट के ईगो को हर्ट हो रहा है, तो वो कंपनियों से बोल सकती है पता करने को कि इस पोस्ट का ओरिजिन कौन है। कोई भी पोस्ट हो जो भली से सरकार को लगे कि ये आपत्तिजनक है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला मामला हो जाता है। मेरे लिए जो आपत्तिजनक होगा वो शायद आपके लिए नहीं हो, जो सरकार के लिए आपत्तिजनक हो वो आप लोगों के लिए नहीं भी हो सकता। और दूसरा तो ये कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोकतंत्र में जो हमारे बोलने लिखने की आज़ादी है, उससे भी कहीं ना कहीं चुनौती देता है। अभी हम सोशल मीडिया पे कोई भी चुटकुले बना देते हैं, अमित शाह का फोटो बना दिया, कुछ कर दिया, मोदी जी के कुछ इमेज बन गए, गहलोत के कुछ इमेज बन गए, गहलोत जी के कुछ इमेज बन गए, तो क्या हम बाद में ऐसा कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो क्या ये सोशल मीडिया को हम सेंसरशिप कर रहे हैं? नहीं, अभी ये सिर्फ नियम कानून है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट टच ओवरसाइट रूल, मतलब थोड़ा सा इन पे रेगुलेशन हो, लेकिन ये अपना काम फ्रीली कर सकें। तो सेंसरशिप जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अखबार और टेलीविजन के लिए भी अगर कुछ नियम है, तो बाकी जो ओटीटी और जो डिजिटल न्यूज़ है इनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए, तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और तीसरा क्रिटिसिज्म है कि सोशल मीडिया और ओटीटी को थोड़ा मिला के गड़बड़ कर दिया गया है। इन दोनों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक तरह से कर दी गई है। तो अब इसमें क्वेश्चन इसलिए उठे क्योंकि बिल्कुल सरकार बना सकती है आईटी एक्ट की सेक्शन 87 के तहत, लेकिन सरकार ने इसका ड्राफ्ट 2018 में तैयार कर लिया था। अब 3 साल बाद सरकार लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह है कि क्यों कर रही है। तो सबको पता है कि अभी ट्विटर
ट्विटर से जो वार क्या ट्विटर से जो थोड़ा इशू चल रहा था इंडिया का वो, और जो व्हाट्सएप की कभी कभी प्राइवेसी पॉलिसी की मनमानी हो गई, तो इस तरह से तो अभी सिचुएशन ऐसी बनी कि इसको अभी लाना पड़ा। अब डिजिटल जो कंपनियां हैं उनको भारत में नोडल अधिकारी, एक शिकायत अधिकारी और एक क्रियान्वयन अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब इन गाइडलाइंस की सबसे बड़ी कमी हमने देख ली कि सोशल मीडिया और ओटीटी को दोनों को मिक्स कर दिया है। अब इससे क्या होगा, सोशल मीडिया पर कानून बनाने से क्या होगा, सोशल मीडिया कंपनियों की भारत में जवाबदेही बढ़ेगी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्शन में क्या होता है कि सोशल मीडिया पे कई सारे फेक हेट स्पीच ये सब चलते हैं, तो इनसे काफ़ी डिवाइडेशन आ जाता है। तो इससे अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उस कंटेंट को हटाया जा सकेगा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं राइटर विराग गुप्ता हैं, वो बोलते हैं कि इन कानूनों से कंटेंट यानी अभिव्यक्ति के नियमन की बजाय कंपनियों के वैधानिक नियमन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो हमें व्हाट्सएप और फेसबुक को रेगुलेट करना है, उनके ऊपर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट नहीं करना है। डेफिनेटली जो हेट स्पीच या कई सारे जो भारत की अखंडता को प्रभावित करते हैं उनको हटाना जरूरी है, लेकिन हम उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं दबा सकते। और तो ये इससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, क्योंकि अभी कई बाकी जो ट्रेडिशनल हमारे परंपरागत मीडिया सोर्स हैं उन पे तो रेगुलेशन होता है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री थे। क्या दूसरे देशों में, बिल्कुल दूसरे देशों में, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही माथाफोड़ी चलती रहती है दोनों के बीच में। अब अगला आर्टिकल हमारा राजकाज सॉफ्टवेयर से है। राजकाज सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर मान लो जो गवर्नमेंट के हाई डिपार्टमेंट होते हैं, सचिवालय हो गया, वहाँ से अगर कोई फाइल मूव होती है तो उस फाइल का मूवमेंट, उस फाइल को ट्रैक करने की जरूरी, ट्रैक करने के लिए ये है। तो मान लो अगर ये पता चल जाएगा कि वो फाइल कहाँ पे रुकी हुई है, क्या वो डिविजनल लेवल पे रुकी हुई है, क्या वो फाइल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रुकी हुई है या ब्लॉक लेवल पे रुकी हुई है, क्या कलेक्टर आगे फाइल नहीं बढ़ा रहा, या कलेक्टर आलस कर रहा है, या एसडीएम आलस कर रहा है, या तहसीलदार। तो एक तरह से जो फाइलों की जो फाइल की जो प्रगति और अपडेट की जो जानकारी है वो हमें ऑनलाइन मिल पाएगी। तो इससे क्या होगा, फाइलों का समयबद्ध निस्तारण हो पाएगा। तो कौन लागू कर रहा है इसको, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। अब मेरा मानना यह है कि ऐसा ही सिस्टम एक आम लोगों के लिए भी होना चाहिए कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो तो हमारी फाइल का भी एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी फाइल अभी डेफिनेटली मैं संपर्क ऑर्डर आरटीआई सब करा के लगा सकता हूँ, लेकिन एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें मेरे मैंने ये एप्लीकेशन डाली, उसका नंबर ये है, आपकी फाइल इस बाबू के पास है, ये है वो। तो ये इस तरह से 2 वे फाइल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। अगले आर्टिकल जो छोटे मोटे हैं कि गहन मिशन इंद्रधनुष क्या है। ओबियसली ये बच्चों और गर्भवती के महिलाओं के टीकाकरण के लिए है। कीटोप्रोफेन क्या है, एक बांग्लादेश में ने अभी इसको बैन किया है। ये जो पेन किलर होती है पशुओं के लिए, इससे क्या होता है, गिद्धों के लिए जानलेवा है। तो डाइक्लोफेनेक जैसे ही कीटोप्रोफेन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तानाजी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और इसकी थीम क्या थी अभी, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन देना। छोटा सा आर्टिकल ये है कि अब जो हमारे देश के आईआईटीज होंगे और इसरो होंगे और डीआरडीओ होंगे वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर काम कर पाएंगे। तो इससे हमारी भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत होगी। एक तरफ से आईआईटीज का नॉलेज मिलेगा, डीआरडीओ की जो डिफेंस नॉलेज है वो मिल जाएगी, और इसरो का जो स्पेस वाला एक्सपीरियंस है वो तीनों मिलकर हम देश को अच्छा कर सकते हैं। हम बायो साइंस फील्ड में काम अच्छे से कर पाएंगे। अगला आर्टिकल छोटा सा है, एडिटोरियल है। ये क्या है, क्या हम विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ रही हैं। तो जिस तरह से पुडुचेरी में भी गवर्नमेंट गिर गई, या कहीं से जो दल बदल कानून का विरोध होते हुए भी, या जो भी विधायकों के खरीद फरोख्त की बातें चलती है, तो कहीं ना कहीं क्या हम विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में यही तो होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टी तो रहें। अगर एक पार्टी का हो जाएगी तो फिर हमारा और चाइना में फ़र्क क्या रह जाएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल ये है कि पाकिस्तान को करनी पड़ रही बात। तो अभी जो पाकिस्तान है वो इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसको बात करने के लिए वो राजी हो गए हैं। तो अब एक हॉटलाइन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म तैयार हो गया है जिसमें दोनों देश बात कर सकेंगे। और जो 2003 का हमारा सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उस पर वापस से बात की जाएगी, और नियमित अब फ्लैग मीटिंग होगी ताकि कोई भी जो गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है उसको दूर किया जा सके। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, ओबियसली इस पर दबाव है। पाकिस्तान पर जो FATF का ग्रे लिस्ट में अभी भी है और आगे भी बना रहने का दबाव बना हुआ है।
जो अगला छोटा सा आर्टिकल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है, जो अभी पीएनबी का जो घोटाला था नीरव मोदी, अब उनको इंडिया लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो अभी ब्रिटेन का, लेकिन ये जो अभी कई सारे जो 24 देश हैं उनसे हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है, लेकिन अभी भी यहाँ से जो जो भगोड़े होते हैं उनको लाने में अभी भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उनको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। अगला छोटा सा आर्टिकल, अश्विन के 400 विकेट पूरे हो गए हैं, वो ऐसा करने वाले। दूसरी सबसे तेज गेंदबाज हैं, सबसे फास्टेस्ट कौन है, मुरलीधरन। और इंडिया में इस तरह अश्विन के 600 विकेट भी इंटरनेशनल 600 विकेट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा किसके हैं, कपिल देव के। सबसे ज़्यादा कुंबले के, दूसरे कपिल देव के, दूसरे भज्जी के, तीसरे कपिल देव के, चौथे अश्विन के। और कोहली ने घरेलू मैदान पे सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है इंडिया में, और ओवरऑल ये किसके नाम है, ग्रेम स्मिथ के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही, बजट हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे।